हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 21वीं क्लास होगी। इसके बाद एक क्लास और आएगी और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। आज की क्लास में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई 1906 में, ये तो सभी लोगों को पता है। उसके बाद धीमे धीमे मुस्लिम लीग का एक आधार बढ़ता चला गया। उसकी कुछ मांगें थीं, फिर पाकिस्तान की मांग आ गई। तो मुस्लिम लीग की क्या क्या प्रमुख मांगें थीं, कौन कौन से इसके प्रमुख अधिवेशन थे, उसको देखेंगे। फिर हम पूरा ये जो बीच में क्रिप्स मिशन वगैरह आएगा उसको देखेंगे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके दौरान जो भी गतिविधियां घटित हुई हैं वो सारी देखेंगे। बेबल प्लान देखेंगे और शिमला समझौता देखेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जाके पुरानी सारी 20 क्लासेज देख सकते हैं। जो भी बीपीओ के स्टूडेंट हैं, बीपीओ की सारी क्लासेज 85 क्लासेज की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके उनको भी देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लीग तथा पाकिस्तान की मांग। एक्चुअली पाकिस्तान की मांग कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई ये देखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले 1930 में पाकिस्तान के एक प्रमुख मीन्स इंडिया के ही एक कवि थे उर्दू के। नाम क्या था इनका? इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने ही लिखा था। एक टाइम पे ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, लेकिन समय के साथ साथ इनको ये लग गया ऐसा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक देश में नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान के समर्थक यही बने। आगे चल के पाकिस्तान के बहुत बड़े नेता बनेंगे, इनको सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो 1930 में इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद का अधिवेशन चल रहा था। अध्यक्ष यही थे इकबाल। इन्होंने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की। अभी पाकिस्तान शब्द नहीं आया। इन्होंने बोला कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हों और उनके लिए सेपरेट राज्य हो। और किस किस क्षेत्र के लिए इन्होंने बोला? वो है उत्तर पश्चिम भारत, मीन्स आज की डेट में जो पाकिस्तान है उत्तर पश्चिम में है, सबसे ऊपर वाले इधर वाले रीजन में। तो इसी के लिए इन्होंने मांग की। एक्चुअली पूरब में भी बंगाल वाला एरिया था जहाँ पे मुस्लिम अधिक थे, तो इसके लिए अभी बात नहीं हो रही है। अब जिन्ना का थोड़ा सफ़र देख लेते हैं। ये तो सभी को पता है, 1913 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। इसके पहले ये कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे जिन्ना। 1913 में ये मुस्लिम लीग के सदस्य बने थे। 1933 में एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। तो ये देखो, पहले युवा थे ये सभी, आगे चल के बहुत बड़े पाकिस्तान के ये सब नेता बनेंगे। तो चौधरी रहमत अली थे, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक पर्चा बंटवाए और वहाँ पे जो पृथक मुस्लिम राज्य की मांग हो रही थी, देश की मांग हो रही थी, उस राज्य को नाम इन्होंने जिक्र किया, इसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम जिक्र किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। आगे चलते हैं। 1939 मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य के प्रस्ताव की जांच के लिए, मीन्स जो ये प्रस्ताव आ रहा था कि पृथक मुस्लिम राज्य होना चाहिए। तो अभी तक शुरुआत में 1933 तक 35 तक बातें चल रही। 39 और 40 में एकदम सीरियस हो जाएंगे। 40 में तो ये प्रस्ताव पारित कर देंगे लाहौर में। तो इस प्रस्ताव की जांच के लिए एक व्यक्ति थे जफरुल हसन और दूसरे थे हसन कादरी। इनकी सदस्यता वाली एक जांच समिति नियुक्त की कि ये कितना बियरेबल है। अगर पृथक मुस्लिम राज्य बनता है तो क्यों जरूरी है, इसके पीछे रीजन वगैरह दो, पूरा स्टडी करो। अब इस समिति ने जो स्टडी की वो ज़्यादा खतरनाक थी। इसने स्टडी की और इसको क्या अलीगढ़ योजना नाम दिया, क्योंकि ये सारी स्टडी अलीगढ़ में की गई। और इन्होंने क्या बोला कि 4 ऐसे राज्य या देश बनने चाहिए। एक पाकिस्तान पश्चिमी वाला एरिया, दूसरा बंगाल पूर्वी भारत का एरिया, तीसरा हैदराबाद, आपको पता है हैदराबाद रियासत थी, निजाम था वो चाहता भी था कि वो पाकिस्तान के साथ रहे, और चौथा इन्होंने बोला कि एक हिंदुस्तान होना चाहिए जो हिंदुओं का होना चाहिए। तो 4 पृथक राज्यों की स्थापना का इन्होंने सुझाव दे दिया। आगे मुस्लिम लीग ने क्या किया, अभी 1937 के चुनाव में आपको पता है प्रांतों में कांग्रेस सरकारों का गठन हो गया। मुस्लिम लीग की तो 2 जगह वो भी मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही है, उसकी खुद की सरकार नहीं बनी, ठीक है, पंजाब और बंगाल में। बाकी सब जगह 8 जगह कांग्रेस सरकार बना रखी है और बाकी जगह कांग्रेस गठबंधन में है। एक जगह, केवल 2 जगह मुस्लिम लीग एक बाहर से थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, इसकी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई। तो यहाँ पे क्या होगा,
मुस्लिम लीग काफ़ी डिक्लाइन हो गई, जबकि 1923 के जो चुनाव हुए थे मुस्लिम लीग को काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली थी। जब मुस्लिम लीग डिक्लाइन हो जाएगी ना, तो ये मुस्लिमों के मुद्दों को लेके थोड़े आक्रामक होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो कांग्रेस की सरकारें थी राज्यों में, उन्हें बोला ये तो अत्याचारी है, ये तो मुस्लिमों पे अत्याचार कर रहे हैं, बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे होंगे इन सरकारों में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इनकी जांच के लिए कुछ समितियां बनाई हैं जो पूछी जाती हैं। 1938 में पीरपुर के ही राजा थे, राजा मेहंदी, इनकी अध्यक्षता में बनाई पीरपुर समिति। पंजाब, ये आज की डेट में पीरपुर आपका पाकिस्तान में है। बिहार में एक रिपोर्ट आई 1939 में शरीफ कमेटी की, तो शरीफ कमेटी बनी थी 1939 में। 1939 में ही एक कमेटी थी फजलुल हक, ये बड़े नेता है पाकिस्तान के, इन्होंने एक रिपोर्ट दी मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो ये सारी रिपोर्ट है, इनके सन याद रखना, ये पूछी जाती है या किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा गया और ये पारित कर दिया गया। प्रस्ताव किसने रखा? फजलुल हक ने। इसका समर्थन किसने किया था? खली कुज्जमा नामक एक नेता रहेंगे। शुरुआत में ये भी युवा रहेंगे, लेकिन आगे चल के पाकिस्तान के बहुत बड़े नेता हैं। जब साइमन कमीशन आया था तो आप लखनऊ में थे, और लखनऊ में इनके साथ नेहरू भी थे। तो इन्होंने क्या किया था, गुब्बारे पे साइमन गो बैक लिख के उड़ाया था। तो काफ़ी फेमस हो जाते हैं, बाद में इसका समर्थन करते हैं। इसी अधिवेशन में जिन्ना ने क्या किया, द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया। क्या है द्वि राष्ट्र सिद्धांत? आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत उन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम सिर्फ दो धर्म नहीं है, दो पृथक राज्य हैं, पृथक देश हैं, ये आपस में साथ नहीं रह सकते। बाद में जिन्ना को इसका अफसोस भी हुआ था अलग पाकिस्तान बनवाने का, ठीक है। और यही द्वि राष्ट्र सिद्धांत आपको पता है, यही इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में भी दिया जाता है। 1943 मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ होगा? कराची में। यहाँ पे इन्होंने बोला बांटो और छोड़ो। बांटो किसको बोला? अंग्रेजों को, कि पहले आप इस देश को बांटो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, फिर देश को छोड़ दो, ये नारा दे दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, सबको पता है, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इसने पृथक पाकिस्तान को आंशिक मान्यता दे दी। क्या मतलब था? इसने बोला कि जो भी रियासतें या जो भी राज्य अपना पृथक संविधान बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, भारत से अलग रहना चाहते हैं रह सकते हैं। तो एक प्रकार से पृथक पाकिस्तान की मांग इन्होंने आंशिक रूप से मान ली थी, लेकिन आगे चल के ये मांग निरस्त कर दी गई थी। सी राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी एक फॉर्मूला ये लेके आए थे 1944 में। इन्होंने फॉर्मूला ये दिया था कि जहाँ जहाँ पहले मुस्लिम लीग क्या करे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट करे, पहले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाएं हम। इसके बाद क्या होगा कि जनमत संग्रह कराया जाएगा, जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और जिसके भी पक्ष में आएगा उस हिसाब से पाकिस्तान बना दिया जाएगा। इसको कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था इनके फॉर्मूला को, इस वजह से सी राजगोपालाचारी भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल नहीं हुए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो राजगोपालाचारी प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया, क्योंकि इतने ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उस टाइम पे कि इन लोगों को भी लगा कि बिना पाकिस्तान के काम चल नहीं पाएगा। 1944 में इन्होंने दी वे आउट नामक एक पत्र जारी किया कि फाइनल समाधान क्या हो सकता है बाहर निकलने का। अब यहाँ पर देखो जिन्ना क्या करेंगे। फाइनली 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का एक निर्णय लिया, और ये सीधी कार्यवाही क्या थी, लोगों को बोल दिया कि जाइए रोड पर लड़िए, सड़कों पर लड़िए, और नाम दिया लड़कर लेंगे पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा दंगे भड़क गए, पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे इसके बाद। और फिर ऐसी स्थिति बन गई थी कि बिना पाकिस्तान बनाने का कोई विकल्प ही नहीं बचा था। यही था कि इनको एक अलग राष्ट्र दे दिया जाए, तभी ये शांति होगी। यहाँ पे आपका मुस्लिम लीग का सारा कार्यक्रम खत्म होता है। अब आते हैं क्रिप्स मिशन पर। 1942 में आया था। अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। और दो सदस्य थे इसके, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, इनका नाम याद रखना। 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे?
इन्होंने बोला कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारतीयों के द्वारा गठित होगी, जिसमें भारतीय होंगे और वो संविधान बनाएंगे। तो पहली बार इन्होंने मान लिया कि एक संविधान सभा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भारतीय हों। जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते, देखो यहीं पे इन्होंने भारत को बांटने की एक प्रकार से बाल्कन प्लान इन्होंने बना दिया कि जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते वो पृथक संविधान बना सकते हैं। यहीं से जितने भी बड़े नेता होंगे ना कांग्रेस के, वो सब रुष्ट हो जाएंगे, बोलेंगे ये क्या करने आए हो तुम, हमारे देश को इतना छीण छीण कर दोगे कि उसमें कोई शक्ति नहीं बचेगी। देशी रियासतों को भी बोल दिया कि संघ से अलग रहने का अधिकार रहेगा, वो भी अपना अलग संविधान बना सकते हैं। एक जो बात मैंने 1940 का अगस्त प्रस्ताव में आपको बताई थी, लिन-लिथगो प्रस्ताव में, उसने क्या किया था, अल्पसंख्यकों यानी कि उस टाइम पे मुस्लिम है, मुस्लिमों को एक प्रकार से वीटो दे दिया था कि कोई भी संवैधानिक सुधार मुस्लिमों की सहमति के बाद ही लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे भी दोहराया कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस, अब देखो कौन कौन विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की। एक्चुअली मुस्लिम लीग के हिसाब से तो हो गया था, इन्होंने बोला कि जो अलग रहना चाहते हैं रहेंगे, संविधान बनाएंगे, लेकिन स्पष्ट पाकिस्तान की बात इन्होंने नहीं की। पाकिस्तान प्रस्ताव ये लोग 1940 में पारित कर चुके, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग भी इसका क्रिप्स मिशन का विरोध करेगी। गांधी जी इसे बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक, ऐसी चेक जिसकी डेट निकल चुकी। नेहरू जी इसी में जोड़ देंगे कि ऐसे बैंक की ये चेक है जो खुद डूब रहा है, डूबते हुए बैंक की पोस्ट डेटेड चेक है ये। मुस्लिम लीग ने स्पष्ट पाकिस्तान की मांग की यहाँ पर। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति। चूंकि आपका क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो जाएगा, इसी टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, महंगाई चरम पर है, भारतीय सैनिकों को विदेश भेजा जा रहा है, तो वस्तुओं का अभाव है, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव। तो इन सब परिस्थितियों में क्या होगा, आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। वर्धा महाराष्ट्र में है, प्रस्ताव आएगा 14 जुलाई 1942 को। यहाँ पे थोड़ा समझना, कंफ्यूज मत होना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जब कांग्रेस का अधिवेशन ना हो तो वर्किंग कमेटी ही निर्णय लेती है। जैसे आज की डेट में आपकी कैबिनेट कमेटी है, तो कोई भी ड्राफ्ट आता है पहले तो कैबिनेट कमेटी इसको क्या करती, अप्रूव करती, बाद में या तो संसद उसको अप्रूव करती है ना। तो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। अध्यक्षता कौन करेंगे, मौलाना आजाद। मैंने बोला कि अब यहाँ से 1940 के बाद क्या होंगे, कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो रहे, तो मौलाना आजाद ही अध्यक्ष बने रहेंगे, तो यही जाके रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस को। 8 अगस्त, अब यहाँ पे क्या है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया। अब ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, कांग्रेस की अधिवेशन में, अधिवेशन मीन्स बड़ी मीटिंग में। तो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बम्बई, वही मैदान है जहाँ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब यहाँ अंतर है, ये प्रस्ताव क्या था, भारत छोड़ो, यहाँ पर आगे लग जाएगा अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसका प्रस्ताव नेहरू जी पेश करते हैं और मंजूरी मिल जाती है इस प्रस्ताव को, ठीक है। तो फाइनल जो प्रस्ताव पारित हुआ वो होगा 8 अगस्त 1942 को। यहाँ पर मंजूरी दी गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा। अब यहाँ पे एक अभी चुनाव का मुद्दा भी थी, ये 2 लाइनें अभी मैं बताता हूँ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो कोई नेता थे, उन्होंने बोला था कि भारत छोड़ो का नारा और कांग्रेस का झंडा ये दोनों मुस्लिमों ने किए था, आप कैसे बोल सकते हो कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे। ये सब चुनाव में चलता रहता है, तो सही बात भी है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। कांग्रेस का झंडा किसने, अरुणा आसफ अली ने फहराया था। 9 अगस्त, अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तो 8 अगस्त को पारित हुआ, लेकिन आंदोलन आपका कब शुरू होना था, 9 अगस्त से। लेकिन 9 अगस्त ये हो नहीं पाएगा, 9 अगस्त की रात को 12 बजे ही ऑपरेशन जीरो आवर, इसके तहत जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो सेंट्रल के चाहे वो राज्यों के, कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार या नजरबंद कर लिया गया था। अब कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं बचा था, तो आम लोग अपने आप आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। पहला ऐसा आंदोलन होगा जो ये स्वतः स्फूर्त होगा, अपने आप आगे चलेगा, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने यहीं पर एक नारा दिया, करो या मरो का।
पहली बार गांधी जी के शब्द थोड़े आक्रामक लगे कि या तो स्वतंत्रता प्राप्त कर लो या फिर उसकी प्राप्ति के संघर्ष में अपनी जान दे दो। गांधी जी ने अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग निर्देश जारी कर दिए। इन्होंने साफ बोला कि सरकारी सेवक कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करें, वो नौकरी ना छोड़ें, लेकिन अपनी राजभक्ति किस में प्रकट करें? कांग्रेस में। जो सैनिक हैं वो भारतीयों पर गोली ना चलाएं, ना ही अपने साथियों पर। अगर साथी विद्रोह कर दें उनके सैनिक, तो उन पर भी गोली नहीं चलाना है, ना ही भारतीयों पर। छात्रों में इन्होंने बोला कि छात्र अगर लंबे समय तक स्कूल छोड़ सके तभी छोड़े। ऐसा नहीं आपने 2 महीने के लिए छोड़ा फिर जाके आपने पकड़ लिया, तो इससे मनोबल डाउन होता है। तो छात्रों में यदि आत्मविश्वास हो तो शिक्षा का बहिष्कार करें, स्कूल कॉलेज सब कुछ त्याग दें। किसानों को बोला कि जो भी जमींदार सरकार का समर्थन कर रहे हैं उनको आप लगान ना दें, केवल उन जमींदारों को लगान दें जिनसे आपका पहले से एक लगान का मिनिमम कॉन्टेक्ट हो गया कि इतनी दें, वो सरकार को समर्थन नहीं दे रहे। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। ये ऑपरेशन जीरो आवर कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेता रात में ही गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है। और गांधी जी को अब किसको कहाँ रखा गया ये भी पूछा जाता है। तो गांधी जी को पुणे पुणे के आगा खां पैलेस में, आगा खां वही व्यक्ति है जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो इनके नाम पर पैलेस था, वहाँ रखा गया, नज़रबंद कर दिया गया। नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी के सीएम बनेंगे, सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, कृपलानी, जेबी कृपलानी, इन सभी को अहमदनगर जेल में महाराष्ट्र की रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल, अगर राजेंद्र प्रसाद को बोलें तो बांकीपुर, पटना में है बांकीपुर जेल, यहाँ रखा गया। इनको हजारीबाग जेल में रखा जाएगा। दीपावली का मौका रहेगा, पटाखे फूट रहे होंगे, ये उसका फायदा उठा के भाग जाते हैं, जेल तोड़ के नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में आज़ाद दस्ते का निर्माण करते हैं। आज़ाद दस्ता क्या होता है? जो युवाओं को गोरिल्ला युद्ध सिखाता है। कैसे थाने में आग लगानी, कैसे रेल पटरी उखाड़नी, कैसे जो तार हैं आपके टेलीग्राम वाले वो उखाड़ने हैं, आपको सारी चीज़ें ये सिखाई जाती, फिर भेजा जाता है और अटैक कराया जाता है। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। किसने की? अंग्रेजों ने। हर आंदोलन के बाद एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर देते थे, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। अब आंदोलन के दौरान कुछ गतिविधियां गठित हुई हैं, वो देख लेते हैं जो प्रमुख हैं। सभी प्रमुख नेता जेल में। जब वो जेल में होंगे तो नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, तो ये आंदोलन स्वतः संचालित था। कोठाई नामक एक जगह थी, वहां पर कठी स्वराज पंचायत का गठन हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इस टाइम पे वायसराय कौन है आपका? लिनलिथगो। इसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा कि राजनीतिक रूप से ये आंदोलन करके फिरौती मांगते हैं एक प्रकार से। सुभाष चंद्र बोस इस टाइम पे इंडिया में नहीं है, ठीक है। जैसे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और फिर देश छोड़ के भाग गए थे, तो इन्होंने जर्मनी के बर्लिन रेडियो पर इसे अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा, इस आंदोलन को। उषा मेहता, महिलाएं हैं, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, इनका बड़ा योगदान था। इन्होंने बम्बई में एक भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कर दी। एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की, वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अंग्रेजों को पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा है, लोग अपने रेडियो पे फ्रिक्वेंसी लगा रहे हैं, उनको सुनाई दे रहा है। इस पे बाकायदा प्रोग्राम हो रहे हैं, आगे की रणनीतियां बताई जा रही, कल आपको क्या करना है, परसों क्या करना है, कौन कौन से नेता जेल में, सारी चीज़ें। और कौन एंकरिंग कौन कर रहा है? राम मनोहर लोहिया। ये बाकायदा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, लोगों को आगे की पूरी रणनीति बताई जा रही है। राम मनोहर लोहिया नियमित रेडियो पर क्या प्रसारण कर रहे हैं इस टाइम पे। आंदोलन के दौरान बहुत सारी जगह समानांतर सरकारें स्थापित की गई। समानांतर सरकारें क्या है? वैसे तो अंग्रेजों की सरकार है ही है, कुछ समय के लिए अंग्रेजों की स्थानीय अधिकारियों को हटा के यहाँ पर भारतीय लोग अपनी सरकारें बना देते थे, कर की व्यवस्था बदल देते थे तुरंत, की कर नहीं देना, स्कूलों की स्थापना, ऐसे वो तो चलती थी, कुछ सप्ताह भर, कुछ महीने, कुछ 6 महीने, कुछ 2 साल, ऐसे। तो कहाँ कहाँ स्थापित हुई? बलिया, बलिया का शेर बोला जाता था इन्हें, चित्तू पांडे को। अगस्त 1942 में स्थापित हुई, केवल 1 सप्ताह चली। तामलुक कहाँ पर है? मिदनापुर, बंगाल में। यहाँ की जातीय सरकार या इसे राष्ट्रीय सरकार भी बोला जाता है। सतीश सामंत ने स्थापना की थी, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली। सतारा की प्रति सरकार,
ये पूछी जाती है 17 वाली। वाई चौहान और नाना पाटिल इन्होंने स्थापना की। 1943 से 1945 तक चली, सबसे लंबी यही थी समानांतर सरकार। कोरापुट उड़ीसा में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में चली, इसकी टाइमिंग कहीं थी नहीं। ठीक है। अब तामलुक में एक घटना और घटित हुई है। विद्युत वाहिनी नामक एक संगठन की स्थापना की गई और कटक में रक्त वाहिनी नामक संगठन की स्थापना हुई। सतारा में न्याय मंडल यानी कि जन अदालतों का गठन हुआ। गांधी विवाह समारोहों का भी आयोजन किया गया। ये जूनियर असिस्टेंट पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो आपको एक क्लासरूम जैसा माहौल मिले, डेली करने के लिए कुछ ना कुछ हो, हर अल्टरनेट डे पर आपके यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, आज जो आपने पढ़ा कल उसका टेस्ट लगा लेते हो, फिर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। प्लस यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा, टास्क मिलते रहते हैं, वैल्यू एडिशन क्लास, फुल टेस्ट और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है। ज्वाइन कर सकते हो। बैच फीस है 299। और आपको क्या करना है, पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे कुछ भी कर सकते हो। इस नंबर पर पे करना है, अकाउंट नेम ये चेक कर लेना और स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पर भेज सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। एक घटना और घटित होगी। तामलुक नामक जगह पर क्या होगा, एक महिला रहती हैं, बुजुर्ग महिला रहती हैं, मतांगनी हजारा। 73 वर्ष इनकी उम्र रहती है। ये प्रदर्शन कर रही होती हैं और इनको पुलिस की गोली से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो नाम पूछा जाता है। अब कुछ दल ऐसे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन से बाहर थे। जैसे मैंने बोला साम्यवादी या मार्क्सवादी या समाजवादी, एक ही बात है। ये जो थे, या कांग्रेस समाजवादी पार्टी बोल सकते हो, ये लोग क्या थे, पहले अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही क्या करेगा, रूस पर अटैक करेगा जर्मनी करेगा रूस पर अटैक। अभी जर्मनी और ब्रिटेन में युद्ध चल रहा है, तो आप ब्रिटेन के खिलाफ हैं। लेकिन जर्मनी अटैक कर देगा रूस पर, तो आप जर्मनी के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जर्मनी में साम्यवाद है। यहाँ पर रूस में साम्यवादी सरकार है और ये देश से ज़्यादा अपने साम्यवाद को चाहते थे। तो अब ये जर्मनी के खिलाफ हो जाएंगे, अंग्रेजों के समर्थक हो जाएंगे। तो साम्यवादी पार्टी अलग रहेगी भारत छोड़ो आंदोलन से, मुस्लिम लीग अलग रहेगी, हिंदू महासभा भी अलग रहेगी, यूनियनिस्टिक पार्टी है आपकी, ये भी अलग रहेगी, पंजाब की है। ये सब आंदोलन से अलग रहेंगे। बिहार में एक अधिवक्ता रहते हैं, महाधिवक्ता, मतलब राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। ये महाधिवक्ता पद से बिहार के इस्तीफा दे देते हैं, बलदेव सहाय। अब गांधी जी कहाँ कैद हैं, आगा खां पैलेस में नजरबंद है। यहीं पर कस्तूरबा गांधी भी हैं, यहीं पर इनके सचिव महादेव देसाई हैं। महादेव देसाई की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1942-43 के आसपास। कस्तूरबा गांधी की 44 में मृत्यु हो जाएगी, इसी आगा खां पैलेस में। तो सरकार क्या करेगी, गांधी जी पर आंदोलन में हो रही हिंसा की निंदा करने का दबाव डालेगी कि इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही है, इसकी निंदा करो। गांधी जी मना कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा ये प्रतिक्रिया दी जा रही है आपको, जो आप लोग हिंसा कर रहे हो ना, हेलीकॉप्टरों से गोलियां चलाएंगे, हवाई जहाज़ों से गोलियां चलाएंगे लोगों पर। फिर लोग इतने ज़्यादा हिंसक हो गए थे इस आंदोलन में, इतनी ज़्यादा राजनीतिक चेतना फैल गई थी कि हर व्यक्ति गन लेके चल रहा था अपनी जेब में। कोई भी अंग्रेज दिखता था उसका भेजा उड़ा देते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होते होते अंग्रेज दहशत में आ गए थे। तुरंत देखना जो कार्रवाइयाँ होंगी ना, फिर वो उन लोगों की रहेगी कि अब ये हड़बड़ी में है देश छोड़ने के लिए। ऑपरेशन रूबिकॉन, ये एक यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, बहुत कम जगह बुक में मिलेगा। इसमें क्या था कि जब गांधी जी जो अंग्रेज थे, तो गांधी ने बोला आपने हमें ज़बरदस्ती जेल में डाला हुआ है बेवजह। और गांधी जी ये अंग्रेज़ों की जो भी ये अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे उसके विरुद्ध में गांधी जी ने क्या किया कि अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर। इस बार अंग्रेज गांधी जी को मनाने के मूड में नहीं थे, ये इंतजार करने लगे कि इनकी मृत्यु कब हो। मृत्यु का इंतजार कर रहे थे गांधी जी की, और प्लस इनने इनके अंतिम संस्कार का भी प्रबंध कर लिया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए कोड वर्ड इन्होंने ऑपरेशन रूबिकॉन बनाया कि आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित था, जिसके तहत गांधी जी की मौत का इंतजार किया जा रहा था। और ये जो भी इनका ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा था उसमें इस कोड वर्ड का यूज होता था, ऑपरेशन रूबिकॉन का, कि 21 दिन तक गांधी जी ने अनशन किया था, बाद में तोड़ दिया था। इनको लगा कि कुछ समय बाद गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी। 1944 में क्या होगा,
कांग्रेस यहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव वापस ले लेगी, आंदोलन यहाँ पर वापस ले लिया गया। आंदोलन ये बहुत ज़्यादा सफल था, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों की नींव हिला दी थी इस आंदोलन ने। हर जगह बहुत सारे 250-300 थाने जला दिए गए थे, रेलवे पटरियां उखाड़ दी गई थी, तार जो होते हैं टेलीग्राम इनके वो सब उखाड़ दिए गए थे, कई इनके अधिकारी मारे गए थे बहुत बुरी तरह से। मतलब ये आंदोलन हर आम व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था। 6 मई 1944 को गांधी जी जेल से रिहा हो गए। अब बेबेल, इस टाइम पे वायसराय कौन है? बेबेल। और जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ये कमांडर था, कमांडर इन चीफ था, सेनापति था। तो बेबेल योजना आई 1945 में। जून 1945 बेबेल ने सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया और एक योजना प्रस्तुत की। अब देखो, इसकी योजना से पता चलेगा कि इन लोगों के पैर उखड़ गए थे। इन्होंने बोला कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है इसका पुनर्गठन किया जाए। इसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ, इन दो पदों को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। हिंदू और मुस्लिम बराबर संख्या में होंगे। इन्होंने ऐसा बोला कि टोटल 14 सदस्य होंगे, जिसमें 5 सदस्य हिंदू होंगे, 5 मुस्लिम होंगे और 4 सदस्यों को वायसराय नामित करेगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात इन्होंने बोला कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और वायसराय के पास वीटो तो रहेगा, लेकिन वो अब केवल उसका बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी प्रयोग करेगा, अनावश्यक प्रयोग नहीं करेगा। इस तरीके से इन्होंने क्या है, सांत्वना दी। अब इसके बेबेल के इन्हीं प्रस्तावों पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे शिमला सम्मेलन बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को याद हो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें लिनलिथगो ने मुस्लिमों को एक अधिकार दिया गया था कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई भी प्रस्ताव या कोई भी संवैधानिक सुधार लागू नहीं किया जाएगा। एक प्रकार से वीटो दिया गया था। तो शिमला सम्मेलन में ये वीटो यूज होगा। शिमला सम्मेलन 1945, 24 जून 1945 को ये सम्मेलन होगा। 24 जून 1945 से कब? 14 जुलाई 1945 तक। इसमें मुस्लिम लीग को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और देखो, कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष यही है इस टाइम। तो दोनों मुस्लिम लीग, अब यहाँ पे क्या हुआ वो मैं बता दे रहा हूँ। 5 सदस्य मुस्लिमों को लेना था, कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने बोला ठीक है, हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में ले लो। लेकिन जिन्ना क्या बोल रहे थे कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे उसे केवल मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी, उसे नॉमिनेट करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस इस पर भड़क गई कि बोले मुस्लिम लीग पूरे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो कर नहीं रही, हमारे अध्यक्ष भी मौलाना आज़ाद है, वो भी मुस्लिम है, कैसी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग अपने उस पर अड़ गई और ये सम्मेलन क्या हो गया, विफल हो गया। तो मुस्लिम लीग के विरोध के कारण बेबेल योजना निरस्त कर दी गई। चूंकि वीटो लगा दिया, एक प्रकार से ये लोग सहमत नहीं थे, तो यहाँ पर बेबेल ने वीटो दे दिया इनको और ये सम्मेलन निरस्त हो गया। यहाँ पर आज की आपकी क्लास ख़त्म होती है। एक आखिरी क्लास और बचेगी, बची हुई सारी चीज़ें आ जाएंगी और स्वतंत्रता तक हम सारी चीज़ें देख लेंगे। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी पंचायती राज की, सिंगल पीडीएफ कंप्यूटर की मिल जाएगी आपको, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे पंचायती राज पर, कंप्यूटर पर मिल जाएंगे, यूपी स्पेशल क्लासेस सारी विद पीडीएफ मिल जाएंगी और वैल्यू एडिशन कंटेंट भी मिल जाएगा। हर उस पर टेस्ट मिल जाएंगे आपको, फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे। फीस 299 है। इस नंबर पे पे करना है, ये नाम देख लेना और स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज देना। बाकी आप लोगों को अगर क्लासेज अच्छी दिख रही, यूज़फुल लग रही तो बिल्कुल इनको शेयर करते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।